चैप्टर 10 जो है वो रिस्क, रिटर्न और परफॉर्मेंस ऑफ फंड्स के बारे में बात कर रहा है। और इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे कि रिटर्न्स कैसे मेजर किए जाते हैं। हम लोग बात करेंगे कि रिस्क भी मेजर करना जरूरी है, और इन दोनों को मद्देनजर रखते हुए हमें फंड्स का सिलेक्शन कैसे करना चाहिए वो इस चैप्टर में पढ़ाई करेंगे हम लोग। ठीक है। सो कितने रकम के रिस्क होते हैं, जनरल रिस्क, स्पेसिफिक रिस्क, वो समझेंगे। रिटर्न के ड्राइवर्स क्या होते हैं स्कीम के अंदर में, रिटर्न्स को मेजर कैसे करेंगे, सेबी के नॉर्म्स क्या हैं रिटर्न्स को दिखाने के लिए, रिस्क को कैसे मेजर करेंगे, एंड लास्ट में हम लोग बात करेंगे क्रेडिट रिस्क को लेकर के, जो कि थोड़ा सा टिपिकल कॉन्सेप्ट है, बट आप लोग सुनोगे साथ में तो अपने सब सीख जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं रिस्क के बारे में। तो रिस्क क्या होता है? Risk refers to the possibility of not achieving the expected returns or even losing capital. देखो दो तरह का रिस्क होता है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि सर मैंने पैसे लगाए एंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क था, मेरे पैसे माइनस हो गए, ये एक रिस्क होता है। और एक रिस्क ये होता है कि सर मैंने पैसे लगाए थे इस उम्मीद के साथ में कि सर अगले 10 साल के अंदर में मैं अपने बच्चे के एजुकेशन में जितने रुपए की जरूरत है मैं वो अचीव कर लूंगा, बट वो पैसे मैं अचीव नहीं कर पाया, दैट इज ऑल्सो अनदर रिस्क। ठीक है। तो हम लोगों को जब हम म्यूचुअल फंड को अप्रोच करने जा रहे हैं, हमको जानना जरूरी है कि कौन सा फंड किस तरह का रिस्क कैरी करता है। इट इज नॉट दैट एवरी म्यूचुअल फंड विल हैव द सेम लेवल ऑफ रिस्क। हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था चैप्टर 2 में कि बॉस, डेट विल गिव यू एन एफडी काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस वर्सेस इक्विटी will give you a very volatile kind of an experience. And again, in the matter of equity, you will have a large cap which will be less riskier, and you will have a thematic or a small cap which will be more riskier. ठीक है। तो अगर हम जानेंगे कि किस कैटेगरी में किस तरह का रिस्क है, तभी हम एक इन्वेस्टर को कौन सा कैटेगरी देना है ये समझ पाएंगे। ठीक है। उसके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए कितना रिस्क लिया जा सकता है ये हम समझ पाएंगे, और फिर ही हम इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले पाएंगे, जिससे कि आगे चल करके जब वो रिस्क प्ले आउट होगा तो क्लाइंट घबराए ना। ठीक है। तो पहले समझते हैं कि देखो रिस्क को ना दो भाग में बांटा गया है, एक हम कहते हैं जनरल रिस्क और एक हम कहते हैं स्पेसिफिक रिस्क। आइए समझते हैं क्या होता है। जनरल रिस्क मतलब वो रिस्क हुआ जो कि सबके ऊपर एप्लीकेबल है। जनरली हम कहते हैं इसको लेट्स से मार्केट रिस्क। हमने पढ़ाई की थी चैप्टर 1 के अंदर में मार्केट रिस्क के बारे में। तो मार्केट रिस्क क्या था? सर एक ऐसा रिस्क जो पूरे मार्केट को इम्पैक्ट करे, और उसके अंदर हमने एग्जांपल दिया था कि सर मान लो वॉर लाइक सिचुएशन हो जाए, तो क्या होगा, मार्केट गिरेगा। लेट्स से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाए, और लेट्स से कोविड आ जाए। इस टाइप के सिचुएशंस जो पूरे मार्केट को इम्पैक्ट करते हैं, ये मार्केट रिस्क है, और ये जनरल रिस्क वाले कैटेगरी में आता है। राइट। देन द सेकेंड टाइप ऑफ जनरल रिस्क इज लिक्विडिटी रिस्क। कि सर मैंने जिस एसेट क्लास में पैसे लगाए, मैं आसानी से वहां से पैसे नहीं निकाल पा रहा हूं। दिस इज अगेन अ जनरल रिस्क विच इज कॉल्ड एज लिक्विडिटी रिस्क। देन एक और रिस्क होता है जिसको हम कहते हैं री इन्वेस्टमेंट रिस्क। इसका मतलब क्या हुआ कि सर मान लो आज के दिन में एफडी मैंने की थी, मान लो 1 साल पहले 7.5% पे, राइट, और मैंने 2 साल की एफडी की थी। ठीक है। अब अगले 1 साल के अंदर में वो एफडी मैच्योर होने को आ रही है, और जब वो एफडी मैच्योर होगी तब मैं देख रहा हूँ कि यार जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो 7.5 से गिर के 6% पे आ गए। तो सर इसका मतलब अगर मैं ये प्रोजेक्शन कर रहा था कि मैं हमेशा 7.5% कमाऊंगा, तो ऐसा नहीं है सर। जब वापस री इन्वेस्ट करने का टाइम आ रहा है तो मैं 6% कमा रहा हूँ। तो इस टाइप के रिस्क को हम कहते हैं री इन्वेस्टमेंट रिस्क। देन वी हैव पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिस्क। कि सर गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज हो गई, फॉर एग्जांपल अभी ट्रम्प भाई ने टैरिफ लगा दिए, सो दिस इज अ पॉलिटिकल रिस्क। जियो पॉलिटिकल टेंशन हो गए। तो ये सब तरह के जो रिस्क हैं, दीज आर अगेन पार्ट ऑफ जनरल रिस्क। देन अगेन करेंसी का भी रिस्क है कि सर लेट्स से आज से 1 साल पहले यूएस डॉलर टू आईएनआर का रेट था 83 रुपीज का, 83 रुपीज 50 पैसे का। अभी वो 87 रुपीज क्रॉस कर गया है। तो हमारा करेंसी डेप्रिशिएट किया है। इसके वजह से एक्सपोर्टर्स को फायदा है, इंपोर्टर्स को नुकसान है। सो दैट इज द काइंड ऑफ रिस्क दैट आई मीन इंस्ट्रूमेंट्स लाइक म्यूचुअल फंड्स कैरी, एंड दीज आर कॉल्ड एज जनरल रिस्क। अगेन स्पेसिफिक रिस्क क्या होता है? सर ऐसा रिस्क जो किसी पर्टिकुलर एसेट क्लास के लिए ही खाली एप्लीकेबल हो। फॉर एग्जाम्पल अभी शेयर मार्केट ऊपर नीचे करेगा, कोई कंपनी खराब रिजल्ट देगी, इससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को। डेट म्यूचुअल फंड्स में से फर्क नहीं पड़ता है ज्यादातर। सो अगेन
अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हो तो आप इक्विटी का रिस्क उठाते हो। डेट में अलग तरह के रिस्क होते हैं। डेट में सबसे बड़ा रिस्क होता है क्रेडिट रिस्क, कि सर आपने जिसको पैसे इन्वेस्ट किए थे जिस डेट इंस्ट्रूमेंट में, उसने हाथ खड़ा कर दिया, उसने पैसे लौटाया ही नहीं, आपका पैसा डूब गया, राइट। तो दिस इज कॉल्ड एज क्रेडिट रिस्क और डिफॉल्ट रिस्क। एक और रिस्क जो हमने कहा था कि हम लास्ट क्लास में पढ़ेंगे, दैट वाज इंटरेस्ट रेट रिस्क। तो आज मैं इस क्लास में आपको बताऊंगा कि इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है। मैंने आपको सिर्फ इतना सा लाइन कहा था कि बॉस, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए तो प्राइस ऑफ द बॉन्ड गिर जाता है, और प्राइस ऑफ द बॉन्ड गिरने से मेरे बॉन्ड पोर्टफोलियो को मार्क टू मार्केट लॉस लगता है। और ये जो रिस्क है ये स्पेसिफिकली सिर्फ डेट इंस्ट्रूमेंट्स में ही होता है, एंड हेंस वी कॉल इट अ स्पेसिफिक रिस्क। अभी देखो गोल्ड में रिस्क ये होता है कि गोल्ड का ग्लोबल डिमांड सप्लाई चेंज होता रहता है। अभी फॉर एग्जांपल पिछले 2 साल में गोल्ड में आग लग गई, इसके प्राइसेस बहुत ऊपर चले गए। क्यों? क्योंकि अचानक से विश्व दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ने गोल्ड खरीदना चालू कर दिया, राइट। सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ रिस्क विच इज एप्लीकेबल ओनली टू गोल्ड। सेक्टोरल फंड्स का रिस्क क्या होता है कि सर अभी हो सकता है कि सर कोई एक सेक्टर किसी बुरे दौर से गुजरे। फॉर एग्जांपल अगर यूएस इतना ज्यादा सैंक्शन लगा रहा है, या लेट्स से यूएस कह रहा है कि हमारे यहाँ जॉब्स बनानी चाहिए, और वो फिर आईटी इंडस्ट्री को इम्पैक्ट कर रहा है, आउटसोर्सिंग को इम्पैक्ट कर रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा सर कि मार्केट में जितने आईटी रिलेटेड फंड्स हैं वो शायद खराब परफॉर्म करेंगे। तो दिस इज अ सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क। इंटरनेशनल फंड रिस्क क्या होता है कि सर अगर मान लो दुनिया के में अगर आपने बाकी कंट्री में पैसा लगा रखा है, और अगर उस कंट्री में कुछ उथल फुथल हो जाए तो आपका फंड अंडर परफॉर्म करेगा। सो दीज आर रिस्क विच इज स्पेसिफिकली ओनली एप्लीकेबल टू इंटरनेशनल फंड्स। ठीक है, तो बेसिकली ये रिस्क को हमने दो बकेट्स में डिवाइड किया है। एक रिस्क जो जनरली हर जगह आएगा, फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल इकोनॉमिक रिस्क हुआ या मार्केट रिस्क हुआ, ये हर जगह ये रिस्क आपको देखने को मिलेगा। लेकिन स्पेसिफिकली लेट्स से डेट रिस्क जो है आपको सिर्फ डेट म्यूचुअल फंड में ही देखने को मिलेगा। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि इक्विटी में किस तरह के रिस्क आपको देखने को मिलेंगे, तो सर सबसे बड़ा रिस्क तो है यहाँ पे वॉलेटिलिटी, कि सर कभी भी आपको स्टेबल स्ट्रेट लाइन रिटर्न्स नहीं देखने को मिलेगा, ऊपर नीचे होगा। शॉर्ट सेलिंग एंड स्टॉक लेंडिंग रिस्क, ये अगेन वेरी स्पेसिफिक टू इक्विटी होता है, कि सर कई बार क्या होता है कि लोग मार्केट को स्टार्टिंग में शॉर्ट कर देते हैं और फिर नीचे आके कवर करते हैं। तो ये एक रिस्क है कि सर अगर नीचे आते आते अगर दाम बढ़ गया तो आपके पोर्टफोलियो को लॉस लगेगा। डिविडेंड रिस्क होता है, डेरिवेटिव्स रिस्क होता है। सो दीज आर रिस्क विच इज स्पेसिफिक टू इक्विटीज ओनली। ठीक है। डेट के अंदर में कई तरह के रिस्क होते हैं। हमको लगता है कि सर मैंने डेट में पैसा लगाया तो ये तो एफडी जैसा इंस्ट्रूमेंट है और इसमें मोटा मोटी 7% तो बन ही जाएगा। लेकिन यहाँ बहुत सारे अलग अलग तरह के रिस्क होते हैं। जैसे क्रेडिट रिस्क, कि सर मैंने पैसे लगाए मान लो डीएचएफएल के बॉन्ड में, और डीएचएफएल कंपनी डूब गई, तो मैंने इसके बॉन्ड में जो पैसे लगाए थे बॉन्ड के पैसे मुझे कभी मिले ही नहीं। दैट इज क्रेडिट रिस्क। रेटिंग माइग्रेशन रिस्क, इसका मतलब क्या हुआ कि सर मैंने किसी पेपर में पैसे लगाए थे जो कि लेट से कहता था कि मैं ट्रिपल ए पेपर हूँ, लेकिन उस कंपनी की हालत थोड़ी खराब हो गई और उसका रेटिंग जो है खराब होकर डबल ए हो गया। तो इसकी वजह से क्या होगा सर, इसकी वजह से उस बॉन्ड के दाम गिर जाएंगे, राइट। तो दिस इज अ रिस्क विच इज कॉल्ड एज रेटिंग माइग्रेशन रिस्क। देन वी हैव इंटरेस्ट रेट रिस्क, बाजार में जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो प्राइस ऑफ द बॉन्ड घटेगा। तो ये रिस्क अगेन स्पेसिफिकली ओनली टू डेट फंड्स है। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज टर्म स्ट्रक्चर रिस्क, कि सर कई बार जो डिवेंचर्स होते हैं उसके अंदर में जो टर्म स्ट्रक्चर बनाया गया है, कैसे कैसे कूपन पेमेंट्स आएंगे, वो चेंज हो जाते हैं, एंड इसकी वजह से आपके डेट फंड्स के रिटर्न चेंज हो सकते हैं। देन वी हैव गॉट स्प्रेड एंड बेसिस रिस्क, कि सर आपने आज किसी पेपर में पैसा लगाया जो कि डबल ए पेपर है, एंड लेट्स से आज के दिन वो ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा है क्योंकि मार्केट में थोड़ा ज्यादा अभी अनसर्टेनिटी का माहौल है। तो लेट्स से अगर एक जीसेक अगर 7% देता है तो एक डबल ए रेटेड पेपर जो है हो सकता है अभी 9% दे रहा हो। ठीक है, इसको हम कहते हैं स्प्रेड, 2% का स्प्रेड है। लेकिन वही मान लेते हैं कि अगर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट सब अगर नॉर्मल हो जाए तो ये इतना बड़ा जो स्प्रेड है 2% का वो नहीं रहेगा। अगर जी से 7% में मिले तो डबल ए जो है वो 8% में मिलेगा। तो ये जो स्प्रेड कंप्रेशन हुआ, 2% से 1% पे स्प्रेड आ गया, इसके वजह से आपको डेट पोर्टफोलियोज में नुकसान हो सकता है, राइट। सो दैट इज अगेन अनदर टाइप ऑफ रिस्क दैट इज स्पेसिफिक टू डेट रिस्क ओनली। अब बात करते हैं सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक रिस्क के। तो ये हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, फिर से बोल देता हूँ कि सिस्टमैटिक रिस्क जो होता है वो पूरे सिस्टम का रिस्क है, ये पूरे मार्केट में एप्लीकेबल होता है। इस रिस्क से आप बच नहीं सकते हो, राइट।
अगर आप मार्केट में घुसोगे तो आपको मार्केट के रिस्क उठाने ही पड़ेंगे। ठीक है, अगर आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड में एक्सपोजर लिया है तो कल को ट्रम्प क्या बोलेगा उससे आपके पोर्टफोलियो पे इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। अनदर एग्जांपल ऑफ स्पेसिफिक ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क विल बी इन्फ्लेशन। इंटरेस्ट रेट में चेंजेस आना है, रिसेशन होना है, कोविड आ गया, ये सब सिस्टमैटिक रिस्क के पार्ट्स हैं। जनरली मार्केट में जब इस तरह का सिस्टमैटिक रिस्क आता है तो हर स्कीम पे इम्पैक्ट आता है, चाहे वो इक्विटी हो, चाहे वो डेट हो, चाहे वो हाइब्रिड हो। करेक्ट। अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है सर? याद करिए, हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था प्राइस रिस्क, जहां पे हमने कहा था कि एक ऐसा रिस्क जो कि किसी एक कंपनी को खाली इम्पैक्ट करे, जो पूरे सिस्टम को इम्पैक्ट ना करे। मैंने एग्जांपल दिया था कि मान लो टाटा मोटर्स के फैक्ट्री में लेबर ने स्ट्राइक कर दिया, राइट, तो उसकी वजह से क्या होगा? उसके वजह से टाटा मोटर के शेयर के दाम गिर जाएंगे। कंपनी में कोई फ्रॉड आ गया, जैसे सत्यम के केस में कोई फ्रॉड निकल के आ गया तो सत्यम के शेयर के दाम गिर गए, इन्फोसिस के दाम नहीं गिरे। राइट। मैनेजमेंट में कोई चेंज हो रहा है, कोई बड़ा सीईओ निकल जा रहा है, लेबर स्ट्राइक हो गया। सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ अनसिस्टमैटिक रिस्क। इससे कैसे बचा जाए? तो मैंने पहली क्लास में आपको बताया था कि दीज रिस्क कैन बी रिड्यूस्ड वाया डाइवर्सिफिकेशन। मतलब कि सर आप सारे के सारे पैसे उस कंपनी के शेयर में मत लगाइए, आप एक पोर्टफोलियो में पैसे लगाइए। तो होगा क्या कि सर, अगर मान लीजिए आपने डायरेक्टली अगर टाटा मोटर के शेयर में पैसे लगाए होते और टाटा मोटर का शेयर मान लो 50% डाउन हो गया लेबर स्ट्राइक की वजह से, तो आपके 1 लाख रुपए घट के 50,000 हो जाते। लेकिन वही मान लो आपने किसी लार्ज कैप फंड में पैसे लगाए और उस लार्ज कैप फंड ने मान लो 50 अलग अलग कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं, जिसमें से उसने टाटा मोटर भी खरीद रखा है, तो टाटा मोटर को एलोकेशन सिर्फ 2% का है। तो अगर आपने 1 लाख रुपए दिए हैं उस पर्टिकुलर स्कीम को, तो आपका टाटा मोटर में सिर्फ 2,000 लगा है, और वो 2,000 जब 50% फॉल कर रहा है तो आपको 1 रुपए का नुकसान हो रहा है। अब बाकी जो 98 रुपीज अलग अलग कंपनीज के शेयर्स में लगे हैं, वो आपके इस लॉस को रिकवर कर सकते हैं, एंड हेंस आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो सिर्फ एक स्टॉक की वजह से 50% डाउन हो सकता था, वो शायद प्रॉफिट में एंड अप हो जाए। राइट। सो बेसिकली इतना याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि अनसिस्टमैटिक रिस्क कैन बी रिड्यूस्ड थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। तो म्यूचुअल फंड का यही रेलेवेंस है इसका कि सर एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स जो होते हैं वो इस तरह के अनसिस्टमैटिक रिस्क को काफी कम कर देते हैं। राइट। आइए अब आगे बढ़ते हैं कि सर एक स्कीम के परफॉर्मेंस को क्या क्या इम्पैक्ट करता है। एक होता है फंड मैनेजर का स्टाइल, कि सर वो ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक से पैसे लगा रहा है कि वैल्यू ओरिएंटेड स्टॉक्स में पैसे लगा रहा है। मतलब ग्रोथ ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है सर? अगर आप याद करो, मैंने आपको चैप्टर 2 में एग्जांपल दिया था, वैल्यू म्यूचुअल फंड के बारे में मैंने आपको बताया था कि सर मान लीजिए आज अगर मैं शॉपिंग करने जा रहा हूँ, मैं एक मॉल में जाता हूँ, वहां पर एक शॉपर स्टॉप की दुकान है और एक अरमानी की दुकान है। मैं शॉपर स्टॉप में जाऊंगा तो वहां मुझे मान लो लुई फिलिप का शर्ट मिल जाएगा 2-2,500 रुपए के अंदर में। और वहीं मैं अगर एक अरमानी की दुकान में जाऊंगा तो मुझे शर्ट का रेंज ही स्टार्टिंग होता है 10,000 रुपए से। राइट। अब अगर एक मैं ऐसा कस्टमर हूं जो कहता हूं कि भाई मेरे को हाई क्वालिटी टॉप क्लास प्रोडक्ट चाहिए विद गुड ब्रांड, तो शायद मैं जाकर के अरमानी का शर्ट खरीदूंगा। इसको हम कहते हैं एक रकम का ग्रोथ स्टाइल। और वही अगर मैं कहूंगा कि यार मैं तो प्राइस कॉन्शियस भी हूं, तो मुझे अच्छा चीज चाहिए लेकिन रीजनेबल दाम पे चाहिए, मैं 10,000 रुपये लगाऊंगा लेकिन उसमें मैं 4 शर्ट खरीदूंगा लुई फिलिप के, तो इसको कहते हैं वैल्यू स्टाइल। तो फंड मैनेजमेंट की दुनिया में जब हम आते हैं ना, तो आज एक फंड मैनेजर जब शॉपिंग करने निकलता है कि उसको कौन सा शेयर खरीदना है, तो वो देखता है कि सर कंपनी तो बहुत अच्छी है लेकिन कंपनी बहुत एक्सपेंसिव जा रही है, बट फिर भी वो कहता है कि नहीं बॉस, मैं तो उसी कंपनी में को खाली पैसे लगाऊंगा जो कि टॉप परफॉर्मिंग कंपनी है, लेट्स से इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन ग्रोथ और बॉटम लाइन ग्रोथ, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो शेयर का दाम बहुत महंगा हो चुका है। तो इस स्टाइल, इस फंड मैनेजमेंट स्टाइल को हम कहते हैं ग्रोथ ओरिएंटेड स्टाइल। और वहीं पर अगर फंड मैनेजर कहता है कि नहीं बॉस, मैं अंडर वैल्यूड स्टॉक से पैसे लगाऊंगा, ठीक है, जिससे कि वो कंपनी तो अच्छी है लेकिन आगे अच्छा रिटर्न बना के दे सकती है, तो उसको हम कहते हैं वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग। ठीक है। तो why do returns of two schemes vary? Because maybe some fund manager is following a growth style and some fund manager is following a value style of stock selection. Then इन्वेस्टमेंट अप्रोच की अगर मैं बात करूं, तो सर एक अप्रोच होता है टॉप डाउन अप्रोच और एक होता है बॉटम अप अप्रोच। टॉप डाउन का मतलब ये हुआ कि जब एक फंड मैनेजर एक किसी स्कीम में मतलब एक पोर्टफोलियो जब बनाने जा रहा है, तो वो टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करता है। इसका मतलब कि सर पहले वो इकोनॉमी को स्टडी करता है, फिर वो सेक्टर को स्टडी करता है और फिर वो कंपनी को स्टडी करता है।
तो इकोनॉमी को स्टडी करने के लिए वो उस इकोनॉमी के मैक्रो ट्रेंड्स को देख रहा है। तो उसने देखा कि यार इंडिया के मैक्रो ट्रेंड्स तो बहुत अच्छे हैं। तब उसने कहा कि चलो इंडिया के अंदर में तो इतनी सारे सेक्टर्स हैं, लेट्स से उसने डिसाइड किया कि मुझे ऑटोमोबाइल सेक्टर में पैसे लगाने हैं। तो उसने ऑटोमोबाइल सेक्टर का हिस्ट्री ज्योग्राफी पूरा समझा, उसको अच्छा लगा। तब फिर वो कहता है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में इंडिया में लेट्स से ये 10 कंपनीज हैं, उसने 10 कंपनीज को स्टडी किया तो उसको दिखा कि भाई टाटा मोटर अच्छा कर रही है, उसने टाटा मोटर में पैसे लगाए। तो ये जो तरीका है स्टॉक सिलेक्शन का, इसको हम कहते हैं टॉप डाउन। और बॉटम अप क्या होता है? बॉटम अप के अंदर में मान लीजिए जो फंड मैनेजर है वो डायरेक्टली टाटा मोटर के फैक्ट्री को विजिट करता है और उसको दिखता है कि यार ये कंपनी तो बहुत अच्छा काम कर रही है, एकदम A1 कैटेगरी ऑफ प्रोडक्शन फैसिलिटीज है, गाड़ी बहुत अच्छी बन रही है, कंपिटिटिव भी है। तो उसने कहा कि यार टाटा मोटर कंपनी में पैसे लगाने चाहिए। इस कंपनी में पैसे लगाने से पहले उसके टीम ने कहा कि सर पहले आप सेक्टर को स्टडी कर लीजिए। उसने सेक्टर को स्टडी किया, उसको देखा कि इंडिया में ऑटोमोबाइल का ग्रोथ होने का बहुत स्कोप है। अब वो पैसे लगाने की सोचता है तो कहता है कि सर पहले इकोनॉमी को स्टडी कर लीजिए। तो जहां आपकी शुरुआत पहले कंपनी से होती है, फिर आप जाते हो सेक्टर में और उसके बाद आप जाते हो इकोनॉमी पर, तो इसको कहते हैं बॉटम अप स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग। तो हम ये डिस्कशन कर रहे हैं कि सर दो फंड के परफॉर्मेंस क्यों अलग अलग हो सकते हैं। क्योंकि सर एक फंड मैनेजर जो है वो हो सकता है कि टॉप डाउन अप्रोच फॉलो कर रहा है और दूसरा जो है वो बॉटम अप अप्रोच फॉलो कर रहा है। इसके अलावा देखो, मार्केट साइकिल्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स की वजह से भी परफॉर्मेंस काफी इन्फ्लुएंस होते हैं। कि अगर मान लो किसी फंड मैनेजर ने पोर्टफोलियो बना रखा है विच इज वेरी इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव, तो सर मार्केट में अगर इंटरेस्ट रेट में मेजर मूवमेंट आएगा तो उसका पोर्टफोलियो पिट सकता है। ठीक है। सम फंड मैनेजर्स क्रिएट वेरी सिक्लिकल पोर्टफोलियोज। तो अभी क्या होगा ना कि अगर आपका अप साइकिल आएगा तो फिर वो फंड बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन वही डाउन साइकिल में वो फंड पिट जाएगा। सो अगेन इट डिपेंड्स कि फंड मैनेजर किस तरह का पोर्टफोलियो डिजाइन कर रखा है। एंड सिलेक्शन क्वालिटी लाइक एक्यूरेसी इन सेक्टर रोटेशन, स्टॉक पिकिंग। मतलब कि एक फंड मैनेजर को ये कहना कि बॉस आई विल गो ओवरवेट ऑन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स, ठीक है, और अगर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल चल गया तो उसका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा दिखेगा। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल में भी जब वो ओवरवेट जा रहा है तो वो कहता है कि भाई मैं ट्रेडिशनल बैंक से पैसे नहीं लगाऊंगा, मैं फिनटेक्स में ज़्यादा पैसे लगाऊंगा। एंड इफ फिनटेक्स एंड अप डूइंग वेल देन ही क्रिएट्स मोर अल्फा। देयर आर सो मेनी रीजंस व्हाई अ पर्टिकुलर स्कीम कैन आउट परफॉर्म, राइट। अब हम लोग इस नेक्स्ट सेक्शन में बात करेंगे कि हम लोग रिटर्न्स को कैसे कंप्यूट करते हैं। ठीक है। तो रिटर्न को कंप्यूट करने के तीन तरीके होते हैं, एक होता है सिंपल रिटर्न, एक होता है एनुअलाइज रिटर्न और एक होता है कंपाउंडिंग रिटर्न। क्या होता है मैं समझाता हूँ। कि सर मान लीजिए आपने 10,000 रुपये लगाए किसी म्यूचुअल फंड में और आपने 2 साल बाद देखा कि उसका वैल्यू 12,000 रुपया हो गया। अगर मैं आपसे पूछूंगा बस कितना रिटर्न बना, तो आप बोलोगे 10 डाला था 12 हो गया, तो भैया 2,000 रुपये का प्रॉफिट हुई, यानी कि 20% का रिटर्न बना। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं सिंपल रिटर्न। इसमें हम टोटल गेन को कंसिडर करते हैं, इसमें हम टाइम को नहीं वैल्यू करते हैं। फिर मान लीजिए मैंने पैसे लगाए थे 10,000 रुपये, 6 साल बाद देखा पैसा डबल हो गया, तो हम कहते हैं सर 10,000 का 20,000 बन गया, तो रिटर्न कितना है सर? 100% रिटर्न आया। तो जब मैं टाइम को नहीं महत्व दे रहा हूँ और मैं सिर्फ एब्सोल्यूट रिटर्न को कंसिडर कर रहा हूँ, तो इसको हम कहते हैं सिंपल रिटर्न। करेक्ट। नेक्स्ट आता है हमारा एनुअलाइज रिटर्न। तो एनुअलाइज रिटर्न क्या बोलता है कि सर इसमें हम लोग टाइम को भी महत्व देंगे। सो आपने जो टोटल रिटर्न बनाया उसको आप डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ ईयर्स से, तो उससे आपका एनुअलाइज रिटर्न आ जाएगा। तो लेट्स से आपने 10,000 का 12,000 किया था लेकिन 2 साल में किया था, तो 20% रिटर्न आया 2 साल में, तो सर 1 साल का रिटर्न कितना आया? 1 साल का रिटर्न आपका 10% का रिटर्न आया। ठीक है। दिस इज सिंपल एवरेज पर ईयर, इट डज नॉट फैक्टर इन द कंपाउंडिंग पार्ट ऑफ इट। तो इसको हम कहते हैं एनुअलाइज रिटर्न। और फिर आता है हमारा CAGR रिटर्न विच इज कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। यहाँ पे हम कंपाउंडिंग को ध्यान में रखते हुए रिटर्न बताते हैं। तो हमने कहा कि सर देखो 10 का 12 हुआ, 20% तो बना लेकिन 2 साल बना, तो अगर मैं कंपाउंडिंग देखूं तो कंपाउंडिंग का फॉर्मूला अगर मैं बैठाऊंगा तो भैया मेरे को 9.54% का रिटर्न बना। एंड दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट वे बाय विच वी लुक एट रिटर्न्स। ठीक है। हमको हमेशा CAGR रिटर्न्स देखने चाहिए। अभी सेबी के गाइडलाइंस क्या हैं विद रिगार्ड टू हाउ वी आर सपोज टू शो रिटर्न्स। सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि भैया आप हमेशा CAGR में रिटर्न्स की बात करोगे, आप कभी एब्सोल्यूट रिटर्न्स की बात नहीं करोगे। अभी 5 साल में पैसे डबल हो गए, आप 100% रिटर्न दिखाओगे किसी चार्ट में? आंसर इज नो। आप हमेशा उसका, अगर 5 साल में डबल हुआ है तो उसका CAGR रिटर्न 14% बैठा होगा, आप 14% रिटर्न दिखाओ। सो फॉर पीरियड्स विच आर ग्रेटर देन 1 ईयर ओनली CAGR रिटर्न मस्ट बी यूज्ड।
सिंपल और एब्सोल्यूट रिटर्न शुड नॉट बी शोन फॉर लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस। तो जो मैंने अभी आपको कहा कि आप सिंपल रिटर्न नहीं दिखा सकते हो, अगर 1 साल से ज्यादा का अगर आपका ऑब्जर्वेशन पीरियड है तो आप हमेशा सीएजीआर रिटर्न्स में दिखाओगे। फिर बोलता है कि सर हमेशा जब भी रिटर्न्स दिखाओगे तो बेंचमार्क के साथ कंपैरिजन करना मैंडेटरी है। ठीक है, तो अगर आप कहते हो कि भाई मेरे फंड ने लेट से पिछले 3 साल का सीएजीआर रिटर्न 14% का दिया, तो साथ में आप ये भी बताओ कि भैया सेम टाइम फ्रेम में आपका जो बेंचमार्क था, लेट से लार्ज कैप फंड का बेंचमार्क था निफ्टी 50, तो निफ्टी 50 ने क्या परफॉर्मेंस करके दिया। अभी देखा गया कि सर निफ्टी 50 ने 16 बनाया था और आपके फंड ने 14 बनाया था, तो इन्वेस्टर समझ जाएगा ना कि आपका फंड जो है अंडर परफॉर्म किया है। सो इट रियली हेल्प्स when people look at benchmark returns, then it really helps to understand कि व्हाट इज द रिलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ द फंड। ठीक है, और तीसरा बोलता है कि सर जब भी आप परफॉर्मेंस रिलेटेड कोई भी कम्युनिकेशन करोगे तो भैया साफ बोल देना कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। यहाँ पे बहुत रकम के रिस्क होते हैं, आगे क्या बनेगा नहीं बनेगा हमें नहीं पता, इसलिए आप पहले स्कीम डॉक्यूमेंट को पढ़िए, वहां पे सारे रिस्क फैक्टर्स आपको बताए गए हैं। ठीक है, अभी रिस्क इन फंड इन्वेस्टिंग क्या होता है, अब मैं इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से बात करता हूँ कि इन्वेस्टर को क्या क्या तरह के रिस्क फेस करने हो सकते हैं। सबसे बड़ा रिस्क जो होता है कि सर आपने गलत कैटेगरी या गलत फंड चूज कर लिया। मतलब फॉर एग्जाम्पल एक 75 साल का बूढ़ा इंसान है जो कि रिटायरमेंट के पैसे से जी रहा है, और आपने उसको इन्वेस्टमेंट करा दिया किसी स्मॉल कैप थीमेटिक फंड में विच इज हाईली वोलेटाइल, देन दिस इज द बिगेस्ट रिस्क दैट अ कस्टमर गेट्स। ठीक है, सेकंड हुआ कि इंपॉर्टेंस ऑफ नोइंग योर ओन रिस्क प्रोफाइल। कई बार क्या होता है ना कि सर इन्वेस्टर जो है बोलता तो है कि हाँ हाँ मैं बहुत रिस्क लूंगा, लेकिन अल्टीमेटली जब रिस्क का समय आता है तब वो भाग खड़ा होता है, वो कहता है कि सारे एसआईपी बंद कर दो पैसे निकाल दो। तो दिस इज अ वेरी बिग रिस्क फ्रॉम एन इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव कि आप हमेशा अपना रिस्क प्रोफाइलिंग करिए, आप समझिए कि आप कितने रिस्क को आप झेल सकते हो, कितना आप एब्जॉर्ब कर पाओगे, उसी हिसाब से अपना प्रोडक्ट सिलेक्शन करिए। एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है रिस्क को कम्युनिकेट करने के लिए। सो डिस्ट्रीब्यूटर शुड ऑलवेज असेस द इन्वेस्टर रिस्क बिफोर रिकमेंडिंग एनी स्कीम। एंड उसको आइडियली डिस्ट्रीब्यूटर को हर स्कीम का जो रिस्कोमीटर होता है वो जरूर डिस्कस करना चाहिए कि सर इस स्कीम में रिस्क ज्यादा है कि कम है। अब ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एग्जाम में कभी कभार क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं इसके बारे में आपको बोल देता हूँ कि सर रिटर्न को कैसे मेजर करते हैं। ये तो मोटा मोटी हम लोग सब जानते हैं कि सर मैंने पैसे लगाए थे लाख रुपए, अभी वो बढ़ के हो गए 1.5 लाख रुपए, तो हम आप जानते हो कि आप इसको बोल दोगे कि हाँ ये 50% का रिटर्न आया। और वही अगर 3 साल में अगर वो रिटर्न बना तो आप बोल दोगे कि हाँ सर सीएजीआर में 15% का रिटर्न बना। ये सब चीज आप लोग जानते हो कि रिस्क की रिटर्न को हम मेजर कैसे करते हैं। लेकिन क्या आप लोग ये जानते हो कि हम रिस्क को भी मेजर कर सकते हैं। अभी रिस्क होता क्या है ये हमने डिस्कस किया कि सर स्कीम आपको एक जैसा रिटर्न हर समय नहीं देती है, कभी बहुत अच्छा देती है कभी बहुत खराब देती है। तो ये जो वॉलेटिलिटी आती है यही हमारा रिस्क है। तो क्या हम वॉलेटिलिटी को मेजर कर सकते हैं? जी हाँ, हम मेजर कर सकते हैं, और यही इस चैप्टर का एक मुख्य उद्देश्य आपको बताना कि सर जैसे रिटर्न को मेजर करना आपको सिखाया गया कि सिंपल रिटर्न है, एब्सोल्यूट रिटर्न है, सीजीआर रिटर्न है, तो वैसे ही सर रिस्क को भी मेजर करने के लिए अलग अलग तौर तरीके हैं। क्या क्या है? तो सर जब इक्विटी फंड की हम बात करें या हम कोई भी फंड की बात करें, स्टैंडर्ड डिविएशन इज वन पैरामीटर विच इज रेलेवेंट फॉर ऑल काइंड्स ऑफ फंड्स, चाहे वो इक्विटी फंड होगा, हाइब्रिड होगा, डेट फंड होगा। आप हर तरह के फंड का ओवरऑल वॉलेटिलिटी जान सकते हो थ्रू स्टैंडर्ड डिविएशन। ये क्या बताता है मैं आपको समझाता हूँ। लेट्स से सर मार्केट में दो फंड हैं, दोनों फंड ने 10% का रिटर्न बना के दिया। अब आप कहोगे सर कौन सा फंड ज्यादा अच्छा कर रहा है, तो सर दोनों ने 10 बना के दिया, तो आप कैसे समझोगे? अभी मैं कहता हूं कि सर जो स्कीम ए है जिसने 10 बना के दिया, उसका अगर मैं पिछले 5 साल का रिटर्न पैटर्न देखूंगा तो किसी साल उसने 10 दिया, किसी साल उसने 11 दिया, किसी साल उसने 9 दिया, किसी साल उसने 8 दिया, किसी साल उसने 12 दिया। अगर ये पांचों का मैं एवरेज कर लूंगा तो उसका 10% का रिटर्न बैठेगा। लेकिन अगर आप देखोगे तो रिटर्न रेंज जो है वो 8 से 12 के बीच में है। वहीं पर दूसरी स्कीम है स्कीम बी, जिसमें देखा गया कि सर आपने 10% रिटर्न बनाया है, लेकिन हुआ क्या है सर, किसी साल में 10 बना है, किसी साल में 0 बना है, किसी साल में 20 बना है, किसी साल में -10 भी बना है, और किसी साल में +30 भी बना है। अब अगर आप इसका ओवरऑल एवरेज निकाल दोगे ना तो सर यहाँ पर भी आपका रिटर्न जो है वो बकायदा 10% का ही है। लेकिन अभी आप रिटर्न रेंज देखो तो सर खराब से खराब में वो -10 दे रहा है, बढ़िया से बढ़िया में वो +30 भी दे रहा है। तो अब हम क्या कहेंगे सर कि क्या दोनों स्कीम एक बराबर रिस्क उठा रही हैं? आंसर इज नो। द सेकेंड स्कीम is actually much more risky, it is much more volatile.
तो ये ही चीज को हम लोग मेजर करते हैं थ्रू स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन एक स्टेटिस्टिकल वर्ड है। स्टेटिस्टिकली हम लोग, जो लोग स्टेटिस्टिक्स की पढ़ाई किए हैं वो बता पाएंगे स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है। मैं सिंपल बोलता हूँ, स्टैंडर्ड, अगर मैं इस वर्ड का संधि विच्छेद करूं तो स्टैंडर्ड का मतलब होता है एवरेज, ठीक है। और डेविएशन मतलब कि वो एवरेज से कितना दूर भटक रहा है। तो लेट से पहला स्कीम जो था जिसने 10% रिटर्न बना के दिया, उसका स्टैंडर्ड यानी कि उसका एवरेज 10% है। तो वेरिएशन कितना है सर, 10 का 12 कर रहा है, 10 का 8 कर रहा है। दिस इज द काइंड ऑफ डेविएशन दैट दिस फंड इज शोइंग। वर्सेस दूसरा फंड का स्टैंडर्ड भी सर 10% है, लेकिन वो कभी +30 दे दे रहा है और कभी वो -10 भी दे दे रहा है। तो हियर द स्टैंडर्ड डेविएशन इज वेरी हाई। So standard deviation is one of the best tools to calculate risk or the total volatility in a particular fund. ठीक है। सेकेंड रिस्क का मेजर है हमारे पास में बीटा। तो बीटा क्या कहता है? बीटा कहता है कि बॉस मैं मार्केट रिलेटेड रिस्क को मेजर कर सकता हूं, और ये इक्विटी के फंड्स के लिए यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहता हूं कि let's say सर, मार्केट में एक फंड है जो कहता है कि भाई जब मार्केट 10% बढ़ता है ना, तो मेरा फंड 12% बढ़ता है, और जब मार्केट 5% गिरता है तो मेरा फंड 8% गिरता है। मतलब सर मार्केट की तुलना में मेरा फंड ज्यादा जोर से उछल कूद करता है। तो हम इसको कहेंगे कि सर दिस इज अ हाई बीटा फंड और हाई बीटा स्टॉक, ठीक है। वर्सेस एक और कोई दूसरा फंड है जो कहता है कि बॉस जब मार्केट 10% बढ़ेगा ना, मैं 8% बढ़ूंगा, और जब मार्केट 5% गिरूंगा तो मैं शायद 2% गिरूंगा। तो मतलब वो मार्केट की तुलना में कम उछलता है और कम गिरता है। इसको हम कहते हैं लो बीटा फंड्स, राइट। तो मार्केट की कंपैरिजन में मैं हर बार बोल रहा हूं, तो मार्केट का मतलब समझिए निफ्टी 50, अगर उसका बेंचमार्क निफ्टी 50 है तो जनरली बीटा एज अ कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ इक्विटी फंड्स के अंदर में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। फिर तीसरा आता है मॉडिफाइड ड्यूरेशन। मॉडिफाइड ड्यूरेशन जो है वो इंटरेस्ट रेट की सेंसिटिविटी को मेजर करता है, और ये सिर्फ डेट फंड्स के लिए एप्लीकेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट में इंटरेस्ट रेट 1% से बढ़ गए, तो होगा क्या सर कि ऑल द डेट फंड्स वुड अंडर परफॉर्म, उसके रिटर्न्स खराब आएंगे। बट क्या सबके रिटर्न्स एक बराबर खराब आएंगे? आंसर इज नो सर। जिस फंड का मॉडिफाइड ड्यूरेशन बहुत हाई है वो ज्यादा पिटेगा, और जिस फंड का मॉडिफाइड ड्यूरेशन कम है वो कम पिटेगा, राइट। सो एज आई सेड कि मॉडिफाइड ड्यूरेशन इज अ टूल टू अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ रिस्क दैट इज इन्वॉल्व इन अ डेट फंड, ठीक है। चौथा है हमारे पास में वेटेड एवरेज मेच्योरिटी, जो कि मेच्योरिटी बेस्ड वॉलेटिलिटी समझाता है। एंड अगेन दिस कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर डेट फंड्स। पांचवा है क्रेडिट रेटिंग, और ये पैरामीटर मेजरली डेट फंड्स के लिए यूज होता है, लेकिन हाइब्रिड फंड्स भी हम लोग कभी कभार इसको यूज करते हैं डेट पोर्शन को समझने के लिए। क्या कह रहा है ये फंड, ये टूल क्या कह रहा है कि सर मेरे फंड में डिफॉल्ट होने की रिस्क कितनी है। तो सर अगर देखा गया कि सर मेरे पैसे सिर्फ ट्रिपल ए रेटेड सिक्योरिटीज में लगे हैं, तो आई एम ट्रिपल ए रेटेड फंड, तो इसमें डिफॉल्ट होने के चांसेस बहुत कम है। और वही अगर देखा गया सर अधिकतर पोर्टफोलियो जो है वो डबल ए और सिंगल ए रेटेड पेपर्स में लगा है, तो सर इसमें डिफॉल्ट रिस्क काफी ज्यादा है, ठीक है। तो ये सब अलग अलग टूल्स होते हैं रिस्क को मेजर करने के लिए। अब ये दो आखिर के कॉन्सेप्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी कभार क्वेश्चंस पूछते हैं, इसको ध्यान से सुनिए। एक कॉन्सेप्ट है गेटिंग का। अभी क्या बोल रहे हैं सर कि मान लो सर कभी कभार अगर सिस्टम में कोई बहुत बड़ा क्रेडिट क्राइसिस आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि आपने सुना होगा आज से 15-20 साल पहले मार्केट में एक रूमर उठा था कि भाई आईसीआईसीआई बैंक डिफॉल्ट करने वाली है, और उस वजह से क्या हुआ था कि सब लोग आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम के बाहर पहुंच गए थे और अपने पैसे निकालने लग गए थे। अगर आज के दिन सारे के सारे लोग अगर आईसीआईसीआई बैंक पहुंच करके अपने पैसे निकालने के लिए खड़े हो गए, तो क्या आईसीआईसीआई बैंक उनको अपने पैसे रिटर्न दे पाएगा? आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज आईसीआईसीआई बैंक ने तो आगे उस पैसे को दे रखा है किसी को होम लोन के नाम पर। अभी आप सब अगर पैसे मांगने आ गए तो मैं थोड़ी अपने बोरोवर को बोलूंगा कि भाई तुम अपना घर बेचो और मेरे को पहले मेरा होम लोन जीरो करो। ऐसा तो संभव नहीं है। तो बोलने का मतलब क्या है कि सर इन टाइम्स ऑफ सिस्टमिक क्रेडिट क्राइसिस कभी कभार ऐसा सिचुएशन बन सकता है कि सर आपका फंड रिडेम्पशन ना दे पाए, ठीक है। Again, I'm telling you, friends, that this is something which is like a concept. It has never happened in the past. But again, I'm just saying that this can happen.
एनी टाइम, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ फाइनेंशियल वर्ल्ड। सो लिक्विडिटी में स्ट्रेस आ गई, सिस्टमिक कोई क्राइसिस हो गया, मान लो कि कोई बॉम्बे में बाढ़ आ गई और उसकी वजह से सारे ट्रेड स्टॉक एक्सचेंजेस बंद हो गए, या मान लो कोई बहुत बड़ा साइबर अटैक हो गया और सारे सर्वर्स डाउन हो गए। अगर कभी ऐसा भगवान ना करे सिचुएशन बना, और अगर फंड मैनेजमेंट टीम डिसाइड करती है कि सर अभी मैं रिडेम्पशन का पैसा नहीं दे पाऊंगी, तो द एएमसी कैन टेक द अप्रूवल फ्रॉम द ट्रस्टीज एंड फाइल दिस विद द सेबी एंड टेल देम कि बॉस, मैं 90 दिन के पीरियड में मैक्सिमम 10 दिन तक मैं रिडेम्पशन को रोक सकता हूं। ठीक है, अगेन आई एम सेइंग कि ये प्रोविजंस है, ऐसा मार्केट में कभी हुआ नहीं है, बट आई एम जस्ट क्लैरिफाइंग द कॉन्सेप्ट कि सर एक प्रोविजन है कि अगर कभी मार्केट में ऐसा अनहोनी जैसा सिचुएशन बन जाए, तो फंड हाउस आपके रिडेम्पशन करने पर संग संग पैसा आपको नहीं देगी, 10 दिन के लिए आपका रिडेम्पशन को रोक सकती है। राइट। बट इसमें भी याद रखिएगा कि सर अगर आपका 2 लाख से नीचे का अगर इन्वेस्टमेंट है, तो आपका फंड हाउस 1 रुपया भी रिडेम्पशन का रोक नहीं पाएगी, आपको पूरे के पूरे पैसे उसको सिस्टम के हिसाब से, टाइमलाइन के हिसाब से रिटर्न देने होंगे। राइट, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ गेटिंग। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर में पढ़ाया गया है, एंड अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट क्रेडिट रिस्क काइंड ऑफ सिनेरियोस। तो दूसरा जो कॉन्सेप्ट समझाया गया वो बहुत ही पावरफुल है, जिसको हम कहते हैं सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो, या कि साइड पॉकेटिंग। अब इसका मतलब क्या होता है, आइए ये भी समझते हैं। सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो क्या होता है, इसका ना कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हटके है, तो मेरे बात पे ध्यान दीजिएगा कि मैं क्या समझाने जा रहा हूँ। अभी मान लीजिए कि 2018 में आपने देखा था कि इंडिया में एक फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, एनबीएफसी क्राइसिस हुआ था, और बहुत सारे एनबीएफसीज ने डिफॉल्ट किया था, पैसे नहीं लौटाए थे। ये क्राइसिस चालू हुआ था आईएलएफएस के साथ में, कि आईएलएफएस विच वाज सपोज टू बी लाइक अ गवर्नमेंट कंपनी, इट वाज लाइक अ ट्रिपल ए रेटेड कंपनी, और एक वन फाइन मॉर्निंग आईएलएफएस सेड कि भाई हमने जितने पैसे बाजार से उठा रखे हैं हम इसको पैसा दे नहीं पाएंगे, एंड दे डिफॉल्टेड, एंड दैट वाज लाइक अ बिग शॉक इन द सिस्टम। ठीक है, तो उसी समय देखा गया कि सर देवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, डीएचएफएल, जो कि इंडिया के टॉप 50 कंपनीज, निफ्टी 50 कंपनीज में आया करती थी, जो कि हाउसिंग लोन प्रोवाइड करती थी, उस कंपनी ने भी अपना बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दिया और कहा कि बॉस हम तो अपना पैसा बोरोवर्स को, अपने लेंडर्स को हम पैसा नहीं दे पाएंगे। अब मेरा कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपने पैसे लगा रखे थे एसबीआई के लिक्विड फंड में, एग्जांपल के तौर पर बात करते हैं, और एसबीआई लिक्विड फंड ने आपके पैसे से मान लो डेट इंस्ट्रूमेंट्स खरीद रखे थे। और जैसा कि आप जानते हो कि सारा पैसा एक फंड में तो लगाएंगे नहीं, एक स्टॉक में लगाएंगे नहीं, वो आपका पैसा को अलग अलग सिक्योरिटीज में लगा के रखे थे, जिसमें से उन्होंने पैसा डीएचएफएल के बॉन्ड में भी लगा रखा था। लेकिन क्या देखा गया कि सर 100 में से 4 ही रुपया, 4% वॉज ओनली एलोकेटेड टू डीएचएफएल। नाउ व्हाट हैपेंस, अभी मैंने, हितेश चंद ने एसबीआई लिक्विड फंड में 2018 में पैसे लगाए, और मेरा लाख रुपए में से 4,000 रुपया लगा हुआ था डीएचएफएल के बॉन्ड में। ठीक है, अभी नॉर्मल कोर्स में क्या हुआ सर कि अगर जैसे ही डीएचएफएल ने बैंकरप्सी डिक्लेयर की, तो डीएचएफएल का पोर्टफोलियो का वैल्यू हो गया 0। एंड क्या हुआ कि हितेशन अगले दिन जब फिनोमेटिक ऐप खोलता है तो देखता है कि भैया मेरा जो लाख रुपया एसबीआई लिक्विड फंड में लगा हुआ है, उसकी कीमत हो गई 96,000 रुपीज, एंड दैट्स अ बिग लॉस ऑफ 4,000 रुपीज। सर मैंने पैसे लगाए थे एसबीआई लिक्विड फंड में, ये सोच के कि सर यहाँ तो एफडी जैसा रिटर्न मिलेगा, लेकिन एक दिन में 4% साफ हो जाती तो बड़ा रिस्की चीज हो गया ना। तो अभी इन्वेस्टर ने कहा कि यार ये तो बहुत ही घटिया स्कीम है, पैसे बेच के निकाल दो, और उसने 96,000 पैसे निकाल लिए, 4,000 रुपए का नुकसान हमेशा बुक कर लिया। अभी क्या हुआ दोस्तों कि क्या डीएचएफएल, क्या कभी कोई पैसे नहीं लौटाएगा? आंसर इज कि सर डीएचएफएल भले ही बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दे, लेकिन क्या होगा कि जितने लोगों ने डीएचएफएल को पैसे दे रखे थे वो सब कोर्ट के पास जाएंगे और कहेंगे कि भाई हमारे पैसे हमको वापस दो। और कोर्ट एक ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट करता है, जो कि डीएचएफएल के सारे एसेट्स को बेचना चालू करता है, और उससे जो पैसे इकट्ठे होते हैं वो सारे लेंडर्स के बीच में बांट देता है। सो लेट्स से डीएचएफएल का जो लोन बुक था, राइट, तो डीएचएफएल का लोन, अभी डीएचएफएल ने डिफॉल्ट कर दिया, इसका ये मतलब नहीं कि भाई लेट्स से किसी बंदे ने अगर डीएचएफएल से होम लोन ले रखा था तो वो ईएमआई देना बंद कर देगा, ईएमआई तो वो देगा ही। राइट, तो होगा क्या कि सर उसका जो पूरा लोन बुक है, उसको कोई बड़ी बैंक, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ डीएचएफएल, एसबीआई बैंक केम एंड बॉट द एंटायर लोन बुक ऑफ डीएचएफएल। ठीक है, एंड नॉट एट 100% प्राइस, ऑब्वियसली दे बॉट इट एट अ वेरी डिस्काउंटेड प्राइस, लेट्स से 60% प्राइस। ठीक है,
तो अभी क्या होगा सर कि 2-3 साल तक वो कोर्ट केस चलता रहेगा, वो सारे एसेट धीरे धीरे करके निपटेंगे, और मालूम पड़ा कि सर अगर डीएचएफएल ने 1,000 करोड़ का लोन ले रखा था तो उसमें से 600 करोड़ रुपए रियलाइज हुए, और ये 600 करोड़ रुपए जो है सारे के सारे लेंडर्स के बीच में बढ़ जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ सर, एसबीआई लिक्विड फंड ने भी जो पैसे दे रखे थे डीएचएफएल को, उसका मान लो 50% पैसा 3 साल बाद रियलाइज हुआ। तो लाख रुपए में 4,000 रुपए तो हमने नुकसान उसी दिन बुक कर लिया था, लेकिन 3 साल बाद 2,000 रुपए फंड में रिटर्न आ गए। अब तो उसमें सोचो कि इस 2,000 रुपए पर हक किसका है? हक तो हिसाब से मेरा है, क्योंकि मैंने इसमें नुकसान बुक किया था तो मुझे पैसे मिल जाने चाहिए थे। लेकिन म्यूचुअल फंड किस कॉन्सेप्ट पे चलता है? म्यूचुअल फंड कहता है कि भाई जो 2,000 रुपए आए वो रिमेनिंग एसेट्स के बीच में बांट दिए गए, और जब 3 साल बाद जब वो 2,000 रुपए एसेट्स में आए तो एक ही दिन में 2% से नैब बढ़ गया। बट प्रॉब्लम क्या है सर? प्रॉब्लम ये है कि वी डिड नॉट हैव द यूनिट्स। हितेशन तो 3 साल पहले ही पैसा बेच के निकल चुका है, तो नुकसान हितेशन ने भरा 4% का, और 3 साल बाद जो 2% की प्रॉफिट आई वो कोई और इन्वेस्टर लेके चला गया जिसने नुकसान देखा ही नहीं था। तो दिस इज समथिंग रॉन्ग ना। तो इसी कॉन्सेप्ट को ठीक करने के लिए सेबी ने ये प्रोविजन लाया जिसको हम कहते हैं सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो। और सेबी क्या कहता है कि सर जिस दिन ऐसा क्रेडिट डिफॉल्ट रिस्क होए तो आप क्या करेंगे कि आप पोर्टफोलियो को दो भाग में बांट देंगे। एक होगा द गुड पोर्टफोलियो जो 96,000 का पोर्टफोलियो है, और एक होगा सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो जो कि आपका बैड पोर्टफोलियो जिसमें सिर्फ डीएचएफएल के यूनिट्स रखे हुए हैं। सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो की कीमत 0 हो जाएगी और उसके यूनिट्स आपके लिए लॉक हो जाएंगे, आप इसको बेच नहीं सकते। बट जो 96,000 का गुड पोर्टफोलियो है उसको आपको रखना है रखिए, बेचना है बेचिए। अब होगा क्या सर कि यूनिट्स सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो के हमेशा आप ही के पास में रहेंगे, और अब 3 साल बाद जब उसमें 2,000 रुपए रियलाइज होगा तो उस स्कीम जिसकी नैब सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो स्कीम की नैब जो 0 चल रही थी, जब पैसे रियलाइज होंगे तो उसका नैब बढ़ जाएगा और आपको आपके पैसे रिटर्न करके यूनिट्स को एक्सटिंग्विश कर दिया जाएगा, ताकि जिसका नुकसान था उसी को उसके पैसे वापस मिलेंगे। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो। एग्जाम में कभी कभार पूछता है, बट प्रैक्टिकल लाइफ में भी जब आप काम करोगे ना तो यू विल कम अक्रॉस पोर्टफोलियोज जहां पे आपको एक लाइन एंट्री दिखेगी सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो की। तो वो क्या हुआ वो मैंने अभी आपको समझा दिया कि आप मान के चलना कि सर वो किसी स्कीम में पैसे लगे थे जिसमें कोई बड़ा डिफॉल्ट हुआ था, राइट। सो अगेन सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो, इसको हम साइड पॉकेटिंग भी कहते हैं। इट इज यूज्ड व्हेन द क्रेडिट क्वालिटी ऑफ अ सिक्योरिटी शार्पली डिटोरिएट्स। एग्जांपल मैंने डीएचएफएल का दिया। तो इम्पैक्ट क्या होगा कि सर जो खराब एसेट्स हैं उनको एक अलग पोर्टफोलियो में शिफ्ट कर दिया जाएगा, एंड अल्टीमेटली जब उसके पैसे रियलाइज होंगे तो उसी पुराने इन्वेस्टर को दे दिए जाएंगे, राइट। तो दीज आर टू मेन कॉन्सेप्ट्स हमने इस पूरे चैप्टर के अंदर में मेजरली रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं और रिस्क कितने प्रकार के हो सकते हैं उसको कैसे मेजर करते हैं, ये सब कुछ हमने सीखा। ठीक है। Mutual fund investments are subject to market risk. Please read the offer document carefully before investing.